हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये इवेपोरेशन से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट दिया था। मैंने आपको प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट दिया था फर्स्ट, उसको मैंने पूरा सॉल्व करके आपको दिखाया था। होपफुली आपको पसंद आया होगा। ये प्रैक्टिस सेट 2 है, इवेपोरेशन। इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन था वो मैंने था एवरेज पेन कोफिशिएंट ऑफ द स्टैंडर्ड आईएस ग्लास पेन ऑफ इवेपोरोमीटर इज यूज्ड फॉर द इवेपोरेशन इज। इसका पेन कोफिशिएंट पूछा हुआ है आईएस इंडियन स्टैंडर्ड का। तो मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स में जिस सीक्वेंस में बताया होगा आपको याद होगा। पहले मैंने बताया था यूएस पेन मीटर था हमारा, यानी उसको क्लास ए पेन मीटर भी बोलते थे। उसका .070। उसके बाद हमारा आईएस स्टैंडर्ड, मैंने इंडियन स्टैंडर्ड क्लास ए पेन बताया था। इसका मॉडिफिकेशन था ऊपर वाले का, उसका .80 था, यानी आंसर सी है। और थर्ड था कोलाडो सेकेंड पेन, तो हमारा .78 था उसका जो पेन कोफिशिएंट है। लेकिन मैंने आपको बताया था जो इंडियन स्टैंडर्ड पेन होता है वो काफ़ी सिमिलर कंडीशन का मॉडिफिकेशन होता है। तो हमारा जो एक्चुअल इवेपोरेशन होता है वो पेन इवेपोरेशन से काफ़ी सिमिलर होता है, काफ़ी अप्रॉक्स होता है। तो इसलिए इसका जो कॉफिशिएंट होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद मेरा दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन था, एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन टू इवेप। इसका रेशियो पूछा हुआ था AET/PET का। तो मैंने ये दोनों टर्म जो हैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स में। एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है एंड पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है एसएससी जेई और आरबीजेई का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। आपको बस हल्का सा ध्यान देना है। जो एईटी होता है मैंने बताया था आपको, वो पीईटी से हमेशा लेस होता है। तो हमारा AET/PET का जो रेशियो है वो 1 से हमेशा छोटा ही होगा, क्योंकि ये टर्म छोटा है, इससे ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है। तो ये हमारा 1 से लेस होगा, और ये हमारा मैक्सिमम 0 हो सकता है। इससे निगेटिव तो हो नहीं सकता 80। तो हमारा जो रेंज है वो 0 to 1, यानी इसका आंसर सी होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें जो हमारा मैचिंग करना है इंस्ट्रूमेंट और क्वांटिटी ऑफ मेजर्ड। तो इस तरह के कोई क्वेश्चन है काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो इंस्ट्रूमेंट्स और क्वांटिटी मेथड, तो मैं जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा उसमें मोस्टली सारे जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। आप अगर मेरे प्रैक्टिस सेट्स को लगाते रहे तो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम में, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं करेंगे। जैसे इसमें इस क्वेश्चन में देखिए, पहला इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है जो साइक्रोमीटर। तो मान लीजिए ये मैंने अभी तक आपको वीडियो लेक्चर्स में नहीं बताया साइक्लोमीटर क्या होता है। तो इसको लेट डाउन कर देते हैं, बाकी 3 को देखते हैं। मैचिंग वाले क्वेश्चन में एक सबसे अच्छी चीज़ होती है, अगर आपको कोई एक भी नहीं आता है, कोई एक का आंसर नहीं पता है, तो उनको पहले छोड़ दीजिए, बाकी को मैच कर लीजिए। तो आपको खुद ब खुद सारे आंसर, उसका आंसर पता चल जाता है। जैसे कि लेसीमीटर, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। लेसीमीटर से जो है इवेपोट्रांसपिरेशन मेज़र करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, फाइटोमीटर। फाइटोमीटर मैंने आपको रिसेंटली एक ट्रांसपिरेशन का लेक्चर दिया हुआ था। ट्रांसपिरेशन के लेक्चर में मैंने बताया हुआ था ट्रांसपिरेशन को फाइटोमीटर से मेज़र करते हैं। ठीक है। इवेपोरीमीटर, डी है हमारा इवेपोरीमीटर। इवेपोरीमीटर जो है, इसी जो मैंने पेन का क्वेश्चन दिया हुआ है या पेन पढ़ाया हुआ है उन्हीं को हम बोलते हैं इवेपोरीमीटर। उनको पेन इवेपोरीमीटर भी बोलते हैं। तो इवेपोरीमीटर से क्या मेज़र करते हैं हम, इवेपोरेशन। अब रह क्या गया है हमारा, साइक्रोमीटर। चौथा क्या रह गया, ह्यूमिडिटी। तो ऑब्वियस सी बात है साइक्रोमीटर से क्या मेजर करेंगे हम, ह्यूमिडिटी। तो हमारा ए का हो गया फोर्थ, बी का हो गया सेकंड, सी का हो गया फर्स्ट एंड डी का हो गया थर्ड। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया सी। ये चौथा जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको आंसर नहीं दिख रहा होगा, अब दिखा होगा। ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट एंड डी का थ्री। ये चौथा जो न्यूमेरिकल है हमारा वो परफेक्ट एग्जांपल है गेट का। और मेयर्स इक्वेशन का काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा इससे। आपको सारे पॉइंट कंप्राइज कर दिए मैंने इस न्यूमेरिकल में। गेट में मोस्टली इसी तरह के कोई न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है। तो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन है इसमें। गेट में क्वेश्चन जब भी आप करें, मेरा सजेशन एक ही है कि अगर आप ऐसे सॉल्व करने लग जाएंगे कि क्या क्या आपको गिवन है, आप पहले गिवन नोट करेंगे। ठीक है। गिवन नोट करेंगे, उसके बाद सारी वैल्यूज़ नोट करेंगे। तो ये एक रॉन्ग अप्रोच है। इस तरह से अगर आप गेट एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा और आप काफ़ी कन्फ्यूजन में भी फंसे रहेंगे, कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करें। करना क्या है आपको, सबसे पहले देखना है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें क्या एस्टिमेट करना है, एवेपोरेशन फाइंड आउट करना है।
किसका यूज़ करके, मेयर्स इक्वेशन का। तो सबसे पहले तो आप मेयर्स इक्वेशन यहाँ पे लिख लें। मेयर्स इक्वेशन क्या होती है हमारी, E इक्वल टू के एम ई डब्ल्यू माइनस ई ए 1 प्लस U9 डिवाइड बाई 16। ओके, ये होती है हमारी मेयर्स इक्वेशन। इसमें के एम क्या है हमारा, अब जो जो वैल्यूज़, जैसे हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, ई फाइंड आउट करना है। अब ई फाइंड आउट करना है तो ये सारी वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। तो अब इन सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दो। बाकी जो अदर्स इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि अगर आपको मेयर्स कांस्टेंट, यहाँ पे के एम क्या है, मेयर्स कांस्टेंट, के एम कितना दिया हुआ है 0.36, ठीक है। उसके बाद ई डब्ल्यू क्या है, ई डब्ल्यू मैंने आपको बताया हुआ है। ई डब्ल्यू जो है हमारा वो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर आप देखिए क्वेश्चन में कहीं दिया होगा, ये देखिए सैचुरेटेड वेपर प्रेशर दिया हुआ है आपको 32 mm ऑफ Hg, ठीक है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, ई ए चाहिए। ई ए क्या होता है हमारा, एक्चुअल वेपर प्रेशर। एक्चुअल वेपर प्रेशर आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं मिलेगा, गिवन नहीं है। आपको मिलेगा क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो मैंने आपको बताया था एक जगह, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है हमारी वो होती है ई ए अपॉन ई डब्ल्यू, एक्चुअल वेपर प्रेशर अपॉन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ये होती है हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें पता है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर पता है, तो एक्चुअल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनटू सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा पता है 45% है, तो जो हमारा एक्चुअल वेपर प्रेशर होगा वो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का 45% होगा। 45% यानी 0.45 इंटू 32। तो आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे 0.45 इंटू 32, ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 14.4 mm ऑफ Hg, ठीक है। आपको ई डब्ल्यू मिल गया, ई ए मिल गया। आप क्या फाइंड आउट करना है, U9, बस U9 बचा हुआ है। U9 के लिए आपको देखिए, U9 हमारा होता है 9 ग्राउंड सरफेस से 9 मीटर हाइट पे वेलोसिटी कितनी है विंड की। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, 1 मीटर अब पे, यानी U1 दिया हुआ है आपको। कितना दिया हुआ है, U1 दिया हुआ है आपको 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, उसके बाद U9 को अगर आपको कैलकुलेट करना है U9 को, तो क्या होगा, मैंने आपको एक फार्मूला बताया हुआ है UH के लिए, C इंटू एच की पावर 1/7, 1/7 पावर लॉ, ठीक है। इसका यूज़ करेंगे हम। अगर U9 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, C इंटू 9 की पावर 1/7। अगर U1 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, U1 को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, C1 इंटू 1 की पावर 1/7। अब अगर इन दोनों का अगर रेशियो ले हम डिवाइड कर दें इन दोनों इक्वेशन का, तो क्या हो जाएगा, U9 डिवाइड बाई U1 इक्वल टू C कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 की पावर 1/7 इंटू 1 की पावर 1/7। 1 की पावर 1 कुछ भी हो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा U9 आ जाएगा, वो आ जाएगा 9 की पावर 1/7 इंटू U1। तो यहाँ से अगर U1 की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर रखें, तो यहाँ से हमारी U9 की जो वैल्यू है, U9 की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से हम U9 की वैल्यू आ जाएगी 9 की पावर 1 डिवाइड बाई 7, ओके, मल्टीप्लाई बाई 10, ये आ गया 13 पॉइंट, अगर इसको राउंड ऑफ करें तो 69 किलोमीटर पर आवर। आपको सारी वैल्यूज़ पता चल गई, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको, एग्ज़ाम में कभी कभी आपके साथ एक जगह गड़बड़ी और हो सकती है। ये जो है हमारी मेयर्स इक्वेशन, वो इम्पेरिकल इक्वेशन है। मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो लेक्चर्स में भी, इम्पेरिकल इक्वेशंस में हम क्या सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली चीज़ होती है वो होती है हमारी यूनिट्स। ई डब्ल्यू और ई ए की यूनिट जो है MM ऑफ Hg में होनी चाहिए, जो कि है हमारी, और जो वेलोसिटी है वो हमारी किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए, जो कि है। तो हमें इसमें इस क्वेश्चन में कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप सीधा इवेपोरेशन को फाइंड आउट कर लेंगे हम 0.36। ई डब्ल्यू कितना है हमारा 32 माइनस ई ए है 14.4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस U9 कितना दिया हुआ है हमारा 13.69 कैलकुलेट किया डिवाइड बाई 16। इसको अगर कैलकुलेट करें यहाँ पे 13.69 डिवाइड बाई 16, 1 प्लस ना
मल्टीप्लाइड बाई 32 माइनस 14.4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 0.36। तो इसका आंसर आ गया 11.76। राउंड ऑफ करेंगे थर्ड न्यूमेरिकल, तो इसका जो आंसर है वो हमारा है 11.76 mm, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये न्यूमेरिकल इस तरह से करते हैं। अब पांचवा न्यूमेरिकल हमारा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, वुमेन्स रेशियो। इस तरह के स्टेट एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। वुमेन्स रेशियो मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो लेक्चर में, क्या होता है, सेंसिबल हीट लॉस अपॉन इवेपोरेशन हीट लॉस। तो ये 5th क्वेश्चन हो गया। अब हमारा 6th क्वेश्चन जो है वो क्या है, 6th क्वेश्चन में क्या है, पेन क्रिएट सिमिलर रेडिएशन एंड एरोडायनेमिक इफेक्ट। तो मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स में बताया हुआ है मेरे कि जो कोलोराडो सुकेन पेन होता है वो सिमिलर रेडिएशन और एरोडायनेमिक इफेक्ट क्रिएट करता है ग्राउंड से, ग्राउंड कंडीशन से। उसके बाद 7th क्वेश्चन जो है वो है एवेपोरेशन इज इंक्रीज विद, पहला इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एवेपोरेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। डिक्रीज इन सॉल्युबल सॉल्ट, अगर हम सॉल्युबल सॉल्ट को डिक्रीज करेंगे तो भी हमारा एवेपोरेशन इंक्रीज होता है। अगर आप एग्ज़ाम में तो आपने देखा ये दो स्टेटमेंट सही हो रहे हैं तो आपको ऑल ऑफ दिस में लगा देना है, लेकिन अगर मैं इसको अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो थर्ड पॉइंट क्या है, डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर को अगर डिक्रीज करेंगे तो भी हमारा एवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको इन पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने वीडियो लेक्चर में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सा फैक्टर किस तरह से एवेपोरेशन डिक्रीज या इंक्रीज करता है, तो आप उसको रेफ़र कर लीजिए अगर यहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो इसका आंसर जो है डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसके बाद 8th क्वेश्चन है कि कौन सा केमिकल जो है मोस्ट इफेक्टिव है कंजर्वेशन ऑफ वाटर का, अगर एवेपोरेशन से बचाना है वाटर को। तो मैंने आपको मैंने लेक्चर में बताया हुआ है कि दो केमिकल होते हैं, सेटाइल अल्कोहल और स्टेराइल अल्कोहल, इनको ऑक्टाडेकिनल और हेक्साडेकिनल भी बोलते हैं। तो इन दोनों से जो है हम वाटर एवेपोरेशन से कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इफेक्ट होता है वो होता है सेटाइल अल्कोहल, यानी सी आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। 9th जो क्वेश्चन है वो भी हमारा गेट का एग्जाम्पल है, गेट में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी मैं अब सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। इसमें क्या है, एक वाटर बॉडी दी हुई है आपको जो वाटर रिसीव कर रही है यानी इनफ्लो हो रहा है 5 हेक्टेयर मीटर का, ओके। उसके बाद क्या है, वाटर जो है एवेपोरेशन से लॉस हो रहा है, कितना एवेपोरेशन से लॉस हो रहा है, 11 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद रेनफॉल रिसीव कर रही है वाटर बॉडी, तो रेनफॉल यानी प्रेसिपिटेशन हो गया, पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका एरिया दिया हुआ है वाटर बॉडी का 100 हेक्टेयर, हमें दिया हुआ है द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ द ऑब्जर्व एज 3 सेंटीमीटर, यानी जो रिजर्वॉयर है उसमें वाटर लेवल में डिक्रीज जो है 3 सेंटीमीटर का हो रहा है। अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है यानी चेंज इन स्टोरेज हो रहा है जो वो 3 मीटर का हो रहा है, 3 सेंटीमीटर का हो रहा है, इतना चेंज हो रहा है। चेंज में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमारा क्या है, जो हमारा आउटफ्लो है वो ज़्यादा होगा, इनफ्लो जो है कम होगा, तभी तो हमारा वाटर लेवल डिक्रीज कर रहा है जब आउटफ्लो ज़्यादा होगा हमारा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। और हमारा क्या दिया हुआ है, पेन कॉफिशिएंट दिया हुआ है 0.7। हमें करना क्या है, वाटर बजट इक्वेशन लगानी है सिंपली। मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो लेक्चर में कि वाटर बजट इक्वेशन से भी इवेपोरेशन या कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपलेस्ट मेथड है लेकिन मोस्ट रिलायबल मेथड नहीं है ये, ठीक है। तो न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो हमें करना पड़ेगा, वाटर बजट इक्वेशन लगाएंगे तो हमारा, मैंने आपको बताया अगर वाटर लेवल डिक्रीज कर रहा है तो आउटफ्लो माइनस इनफ्लो होगा, तो आउटफ्लो माइनस इनफ्लो इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आउटफ्लो हमारा क्या क्या हो रहा है, इवेपोरेशन में आउटफ्लो हो रहा है, यानी इवेपोरेशन की, आप एक चीज़ और देखिए यहाँ पे हमारा जो आंसर्स हैं वो हेक्टेयर मीटर में दिए हुए हैं, हेक्टेयर मीटर में आंसर दिए हुए हैं, यानी कि जो हमारे सारे वैल्यूज़ हैं उनको हम हेक्टेयर मीटर में रख देते हैं, ठीक है। एवेपोरेशन में क्या दिया हुआ है, 11 सेंटीमीटर, 70 मीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
उसके बाद हमारा एरिया कितना वो दिया हुआ है 100 हेक्टेयर, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये इतना मीटर हेक्टेयर, हेक्टेयर मीटर वॉल्यूम इवेपोरेशन में लॉस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आउटफ्लो और क्या हो रहा है, ये आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आउटफ्लो और क्या हो रहा है, हमारा फाइंड आउट क्या करना है हमें, लॉस ड्यू टू सीपेज, सीपेज से कितना लॉस हो रहा है, ये भी सीपेज भी हमारा क्या है, आउटफ्लो है, तो सीपेज हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि हम माइनस इनफ्लो क्या क्या हो रहा है, इनफ्लो में क्या हो रहा है, जितना इनफ्लो पहले तो जितना इनफ्लो रिसीव कर रहा है ये वाटर बॉडी 5 हेक्टेयर मीटर, ये तो हेक्टेयर मीटर में पहले से ही दिया हुआ है। उसके बाद रेनफॉल, रेनफॉल भी हमारा किस में आएगा, इनफ्लो में आएगा, रेनफॉल इनफ्लो में आएगा, यानी रेनफॉल कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज किया और एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और चेंज इन स्टोरेज क्या होगा, इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर को भी हमें इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इक्वल टू 3 सेंटीमीटर को भी किस में चेंज करना है, हेक्टेयर मीटर में, तो मीटर में चेंज किया और ये से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए आप, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करके चले जाएंगे, और गेट में क्या है, ऐसे आपको एक आंसर भी दिया होगा, आप उसको मस्त टिक करके चले जाएंगे, आप सोचेंगे हमारा क्वेश्चन मेरे को सही है, लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर रखी है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, पेन फैक्टर दिया हुआ था, पेन फैक्टर दिया हुआ था यानी पेन कॉफिशिएंट दिया हुआ है, यानी यहाँ पे जो इवेपोरेशन दिया हुआ है वो हमारा पेन इवेपोरेशन दिया हुआ है, एक्चुअल इवेपोरेशन नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में यही ध्यान देने वाली चीज़ थी, इसलिए मैंने आपको ये इस तरह के न्यूमेरिकल दिए। आपको क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को काफ़ी ध्यान से पढ़ना है, हर वैल्यू को समझना है कौन सी वैल्यू क्या दी हुई है। जैसे यहाँ पे इवेपोरेशन जो दिया हुआ है वो हमारा पेन इवेपोरेशन है, एक्चुअल इवेपोरेशन नहीं है। तो हम एक्चुअल इवेपोरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक्चुअल इवेपोरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, पेन फैक्टर जो दिया हुआ है उससे पेन इवेपोरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना दिया हुआ है 0.7, पेन फैक्टर दिया हुआ है, इवेपोरेशन कितना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, तो 0.7 यहाँ पे 0.7 इंटू 11 कितना होगा 7.7, तो यहाँ पे हमें 7.11 की जगह कौन सी वैल्यू रखनी है, 7.7 रखनी है, ओके। तो ये 10⁻² से मल्टीप्लाई होकर यहाँ से आ जाएगा 7.7 प्लस ऐसी माइनस 5 + 5 = 3, तो इसको ऐसी, इसको अगर सॉल्व करोगे आप 10 उधर जाएगा, 13 - 7.7, तो सी पे लॉस जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 5.3 हेक्टेयर मीटर। देखिए यहाँ पे 5.3 हेक्टेयर मीटर कहीं दिया हुआ है, ये डी आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कौन सी वैल्यू क्या दी हुई है। तो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे जो थी वो यही थी कि पेन इवेपोरेशन यहाँ पे दिया हुआ था, एक्चुअल इवेपोरेशन नहीं दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ इवेपोरीमीटर स्टेशन इंडिया हैज़ मेंटेन बाय IMD। तो ये मैंने आपको मेरे वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन ESE में काफ़ी पूछे जाते हैं। अब ESE में कोई भी जो वैल्यूज़ दी होती हैं, ऑप्शन दिए होते हैं, काफ़ी तरह, मोस्टली 20 से 30% क्वेश्चन के केस में आपको मिलेगा कि जो आपको वैल्यूज़ दी होंगी आंसर्स में, उनमें से कोई भी एकदम एग्जैक्ट करेक्ट नहीं होगी। तो ESE के एग्ज़ाम में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को, ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था IMD द्वारा 220 स्टेशन जो है मेंटेन किए जाते हैं, लेकिन 220 तो यहाँ पे गिवन नहीं, तो मोस्ट जो अप्रॉक्सीमेट होगा, मोस्ट अप्रॉक्सीमेट कौन सा है 200, तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन था इसका। अगर इसी तरह का आपको प्रैक्टिस सेट और चाहिए और मेरे डिटेल सॉल्यूशंस का नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।